वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 8th के लिए MCQ क्वेश्चंस की सीरीज। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 बेटा जी मैंने कराया है आपको चैप्टर नंबर 8 के 20 MCQ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए हैं। और अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। देखो, कुछ चीज़ें हम बुक से समझते हैं, कुछ चीज़ें अपनी जनरल नॉलेज से समझते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें। तो देखो, अब ये पहला जो प्रश्न है इस लेक्चर का, और वैसे ये 21वां क्वेश्चन है चैप्टर 8 के लिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को कहा जाता है। पहले तो अंकित समझो। अंकित माने छपा हुआ। भाई ये बाज़ार से मैं कोई बॉक्स खरीद लाई, किसी भी चीज़ का बॉक्स है, जूते का है या इसके अंदर कोई चौक का डब्बा है, इसके ऊपर जो मूल्य छपा हुआ है वो होता है अंकित मूल्य। उस पर मिल गई मुझे छूट। मान लो 100 रुपये छप रहा था, दुकानदार ने कह दी मैडम मैं आपको 10 रुपये कम लगा दूंगा, तो मुझे कितने में पड़ा? 90 में पड़ा। तो अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, छूट मिलने के बाद जो हम पेमेंट करते हैं वो कम होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखो, लाभ है, हानि है, बट्टा है, क्रय मूल्य। लाभ तो होगा नहीं, वो हानि भी नहीं होगी, क्योंकि लाभ हानि तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है। तो वो कहलाएगा बट्टा। क्रय मूल्य भी नहीं कहलाएगा, क्रय मूल्य वो दाम होता है जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा बट्टा। बट्टा बोले या छूट बोल दे, वो एक ही बात होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुणा 100 बटे ये। आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्यों होती है भाई? अब कितने में हम चीज़ खरीद के कितने में बेच रहे हैं, वही तो हमारी लाभ हानि को डिसाइड करेगा। अब 100 रुपये में चीज़ खरीदी और 200 में बेच दी तो 100 का फ़ायदा हो गया, और 100 में खरीद के 50 में बेच दी तो 50 का नुकसान हो गया। यानी जितना पैसा हमने लगाया उसमें कितना बढ़ा या उसमें कितना कम हुआ। तो सारा खेल किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। और वैसे भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यही आपको दे रखा है, तो यहाँ आपका फिलअप की जगह आ जाएगा क्रय मूल्य। तो पहला प्रश्न था अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट बट्टा कहलाती है। दूसरे प्रश्न में आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। तीसरा यानी कि 23वां प्रश्न क्या है? यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, ये निशान बड़े का होता है। मैं यहाँ लिखूंगी 5 बड़ा है 3 से। जिसकी तरफ ये खुला मुंह आता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। जिसकी तरफ ये वर्टेक्स, ये शीर्ष, ये नोक आती है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। तो ये ग्रेटर देन का साइन है। अब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य का मतलब ज़्यादा में खरीदी, मैंने 200 में खरीदी, और विक्रय मूल्य कम है यानी मैंने 150 में बेची, तो मेरा फ़ायदा हुआ कि नुकसान। इस तरह के सवाल को करने के लिए आपने हमेशा एक प्रैक्टिकल अपने दिमाग में जगह बनानी है। आप खुद को वहाँ रखो कि मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा है, मैं 100-200 रुपये की चीज़ लाया या लाई बाज़ार से और मैंने 150 में बेच दी, तो मेरा क्या होगा? हानि होगी। मुझे टोटली हानि होगी। तो मेरा राइट ऑप्शन होगा डी। अब यहाँ एक रिक्वेस्ट मैं भी आपसे कर रही हूँ कि मेरी भी हानि आपने नहीं करवानी है। जो मैं मेहनत कर रही हूँ, आपने मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो ये तीनों ही प्रश्न बड़े आसान थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिए जाने पर क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? बहुत आसान। ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में ला चुके हैं। क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत। आपने एक बात ध्यान रखनी है ना कि विक्रय मूल्य के साथ लाभ ऊपर नहीं आएगा, लाभ नीचे आएगा, और लाभ आएगा तो जमा का निशान आएगा, घटा का निशान नहीं आएगा। तो ये दोनों तो वैसे गलत हो गए। देखो, कई बार क्या होता है कि हम फार्मूला भूल गए तो हमें थोड़ा सा तुक्का भी लगाना चाहिए, अपना दिमाग भी खर्च करना चाहिए कि बेटा जी लाभ के साथ कभी भी घटा का निशान नहीं आता, तो ये फार्मूला गलत है, ये भी गलत है। अब बच गई ये दो। अब इन दो में आपने ये याद रखना है कि विक्रय मूल्य और लाभ एक जगह नहीं आएंगे, एक ऊपर आएगा तो एक नीचे आएगा फॉर्मूले में। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ये है कि विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत।
तो आसान सा प्रश्न था ये, तरीका भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको आसान सा बताऊं मैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, क्रय मूल्य का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य, अब आप यहाँ खुद देख लो कि नीचे है 100 घटा हानि, यहाँ 100 है तो यहाँ क्या बच गया, विक्रय मूल्य। ना बट्टा आएगा, ना लाभ आएगा, ना हानि। क्रय मूल्य के फॉर्मूले में विक्रय मूल्य का इस्तेमाल होता है। और विक्रय मूल्य के ये देखो ना, ये था हमारा क्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये था हमारा क्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो इसमें विक्रय मूल्य ऊपर है, 100 जमा लाभ नीचे है। आगे बढ़ूँ अब मैं, अब ये है हमारा फिर से क्रय मूल्य ही निकालने का फॉर्मूला है, फिर से क्रय मूल्य ही निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें हानि है तो नीचे घटा आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, विक्रय मूल्य। तो ये बात ध्यान रखना कि क्रय मूल्य के फॉर्मूले में विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य के फॉर्मूले में क्रय मूल्य आएगा। हानि होगी तो हमेशा घटा का निशान आएगा, लाभ होगा तो हमेशा जमा का निशान आएगा। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 हमारी फिर बहुत आसान है। रुपये 250 अंकित मूल्य की वस्तु 235 में बेची गई। अभी मैंने बताया था, अभी मैं बाजार से एक बॉक्स लाई, उसके ऊपर 250 छप रहा है। ठीक है, दुकानदार ने मेरे को 235 में दे दी, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ ना कुछ छूट मिली। छूट को मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं बेटा, बट्टा कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि उसका बट्टा प्रतिशत क्या होगा, यानी मुझे कितने रुपए की छूट प्रतिशत में मिली। तो सिंपल सा तरीका है भाई, 250 उस पर लिखा हुआ था, 235 में दुकानदार ने मुझे दी। तो पहले देखो कितने कम हो गए, 15 रुपये की उसने मुझे छूट दे दी। कितने पर दी, 250 पर। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकलता है, फॉर्मूला भी बता रही हूँ मैं और वैसे भी बता रही हूँ, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, बट्टा कितना है 15, अंकित मूल्य कितना है 250 गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ऊपर 3 और 2 बचता है, तो 3 दूनी 6% की छूट दुकानदार ने मुझे दी है। कितने प्रतिशत की छूट दी है भाई, 6% की। समझ रहे हो। अब इसको मैं बिना फॉर्मूले के भी बता दूं, 250 का सामान था, 250 उस पर लिख रहा था, 235 में दुकानदार ने दे दी, दुकानदार ने मेरे को 15 रुपये की छूट, 15 रुपये का बट्टा दे दिया। अब उसका प्रतिशत निकालना है, तो 15 ऊपर, जितना उसका कुल दाम था वो नीचे, और गुणा में कर दो भैया 100। 25 एकम 25, ना जाने की 0, 100 है बेटा, ये 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 दूनी 4, किसी तरह से घुमा लो, आंसर वही आएगा 6%। तो हमें कितने की छूट मिलती है, 6% की। तो 26वें का उत्तर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 6%। आगे बढ़ते हैं, सवाल वही है, घुमा फिरा रखे हैं। 27वां प्रश्न क्या कहता है, 120 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पोशाक पर 20% बट्टा देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। एक तो एक बात आप ये समझ लो कि 120 रुपये उस पर छप रहा है और इतने की दुकानदार ने छूट दे दी, तो वो चीज़ 120 में तो पड़ेगी नहीं, और 120 से ज़्यादा में भी नहीं पड़ेगी, 120 से कम में पड़ेगी। तो 120 से ज़्यादा में 144 तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता। आगे बढ़े, एक ऑप्शन तो खारिज हो गया कि 144 तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता, लेकिन अब बाकी उत्तर भी तीनों इससे छोटे हैं। अब ध्यान दो, 120 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, यानी 120 का 20%। ध्यान देना, बट्टा का मतलब छूट, छूट का मतलब कितना कम, 120 का 20%, यानी 120 का मतलब गुणा 20%, हटाने के लिए बटे में लगा दिया 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 12 दूनी 24, यानी कि मेरे 24 रुपये कम, यानी कि मेरे 24 रुपये कम हो गए। 120 पर कितने कम हो गए, 24 रुपये कम हो गए। तो 120 में से जब मैं 24 घटाऊंगी तो मेरा कितने रुपए में वो पड़ता है, 96 रुपये में। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 96 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे मेरी बात समझ में। भाई 120 का आइटम था, 20% का मतलब 120 गुणा 20/100, 24 की छूट हो गई, तो सही उत्तर आएगा 96 रुपये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहती है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। 750 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते पर
20% बट्टा यानी छूट दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 750 छपरा है, 750 का कितना प्रतिशत छूट है? 20%। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लगाया, 0 से 0 कट गई, 75 दूनी 150 यानी 150, यानी 750 पे दुकानदार ने मेरे को 150 रुपये कम कर दिए, तो मेरे को कितने में पड़ गई? तो बेटा 750 में से 150, 750 में से 150, 750 में से 150 घटाओगे तो 0 0 और 600 रुपये का विक्रय मूल्य उसका पड़ता है। तो 28वें का सही उत्तर आ जाएगा ए, यानी कि 600 रुपये। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ध्यान से देखना अगला प्रश्न क्या है, उत्तर का थोड़ा आइडिया भी ले लिया करो। 29वां प्रश्न क्या कहता है? ₹50 वाले तौलिए पर 5% बिक्री कर देने के बाद देय राशि होगी। स्टेटमेंट को एक बार, दो बार, तीन बार जब तक पढ़ा करो तो समझ ना आ जाए। तौलिया कितने का है भैया? 50 रुपये का, और उस पर 5% दे दिया बिक्री कर। कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स का मतलब जितना है उससे ज़्यादा देना है, यानी वो तौलिया हमें 50 रुपये में नहीं पड़ रहा, हमें 50 से ज़्यादा में पड़ रहा है। तो ये बात भी आप नोट कर लो, 50 से ज़्यादा में, तो हमारा उत्तर ना तो 47 आना है ना 45 आना है, इन दोनों में से एक आना है। सिंपल सी बात है। चलें अब आगे, कैसे पता लगाएं? 50 रुपये के तौलिए पे 5% टैक्स देना है, तो 50 का 5% टैक्स हमने देना है, तो टैक्स कितना हो जाएगा? कर कितना हो जाएगा? 50 का 5%, ये प्रतिशत है भाई, और इसका मतलब है 50 गुणा 5 बटे में 100, 50 दूनी 100 यानी 5/2। भाई 5/2 का मतलब होता है बेटा जी 2 रुपये 50 पैसे। तो ये मेरा टैक्स हो गया, यानी ये मुझे 50 रुपये में जोड़ के देने हैं। अब जब मैं 50 में 2 रुपये 50 पैसे और जोड़ूंगी तो कुल मेरा कितना बन जाएगा? 50 और 2 52 रुपये 50 पैसे। तो सही उत्तर आएगा, सही उत्तर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 52 रुपये 50 पैसे। आपको ना ये थोड़ा आइडिया लेना है कि भाई मेरा उत्तर ज़्यादा होगा कि कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई जब मैं टैक्स दे रही हूँ, तो मेरा उत्तर ज़्यादा आएगा। तो हमने कुछ नहीं करना, 50 का 5% निकाला, 2.5 रुपये बन गया, 50 में 2.5, 2 रुपये 50 पैसे जोड़े, 52 रुपये 50 पैसे मेरा उत्तर आ गया। सेम डिट्टो 30th क्वेश्चन है। आप ये देखो कि एक जैसे 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आता है तो 30वां प्रश्न है, 400 रुपये वाली वस्तु पर 10% बिक्री कर देने के बाद देय राशि क्या होगी? समझे मेरी बात को? 400 रुपये उसका मूल्य है और 10% उस पर टैक्स दे दिया, तो टैक्स कितने पे दिया? 400 पे, तो 400 गुणा 10/100। ठीक है, एक बार फिर करती हूँ, टैक्स कितना है? 400 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 ये बचा, 10 ये बचा, 4 ढाई 40, यानी 400 पे 40 रुपये और देने हैं। जब 400 में 40 रुपये और जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 440। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपने 440 रुपये आपने चुकाने हैं। आगे बढ़े भाई, अब हम, ये है प्रश्न संख्या 31। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भाषा बदल गई है। 3,000 के कूलर पर 10% वैट, वैट माने भी यही होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैट माने, वैट का मतलब है भाई वैल्यू एडिड टैक्स, यानी टैक्स आ गया, टैक्स का मतलब कर हो गया, तो एक तरह से फिर वो हमारा बिक्री कर हो गया। एक तरह से क्या होता है? बिक्री कर है। तो 3,000 पे 10% का कर दे के कितना विक्रय मूल्य होगा? जब भी ध्यान देना कर आ जाए तो आंसर दिए गए वैल्यू से बड़ा होगा, जब भी छूट या बट्टा आ जाए तो आंसर दी गई वैल्यू से कम होगा। एक तो इस बात की आपने अपनी पड़ताल रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 3,000 का 10% तो हो जाएगा 3,000 गुणा 10/100। तो बेटा 2 0 से 2 0 कट गई और ये हो गया हमारा 300 रुपये। तो 300 रुपये हमें कम करने हैं ये। तो 3,000 का बेटा जी हम 10% जब देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 300 रुपये। तो 3,000 में जब मैं 300 और जोड़ूंगी
तो मेरा बन जाएगा 3300 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3300 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 3300 रुपये। ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है, अनुपात को लेकर चलता है, लाभ हानि को लेकर चलता है, क्रय विक्रय मूल्य को लेकर चलता है, मूलधन और ब्याज को ये साथ में लेकर चलता है। तो यहाँ पर इसमें कई तरह के फॉर्मूले आ जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत सी चीज़ें हमें सिखाता है। तो ध्यान से आपने करने हैं क्वेश्चन। अगला है प्रश्न संख्या 32। दर बराबर है, फॉर्मूला है भैया साधारण ब्याज गुणा 100 बटे खाली स्थान गुणा समय। तो क्या ऑप्शन बचता है? मूलधन बचता है, ठीक है ना। लाभ का कोई मतलब नहीं ब्याज के सवाल में, हानि का कोई मतलब नहीं, और मिश्र धन आएगा नहीं, क्योंकि मिश्र धन आता है मूलधन में ब्याज को जोड़कर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मूलधन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। प्रश्न संख्या 33 भी इसी तरह की है। चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला। तो खाली स्थान में क्या आएगा? तो ये भी मूलधन आएगा बेटा, मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है भाई, मिश्र धन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 जमा दर बटे 100 की पावर में टाइम, यानी कि समय। तो दोनों ही फॉर्मूलों में हमारा क्या आ रहा है? मूलधन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। ये बड़े ही आसान प्रश्न है आपके। 34वां, 2.5 सही 1/2 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होते हैं? कितने आधे वर्ष? आधे वर्ष का मतलब 6 महीने। जिन बच्चों को ना आए, देखो 2 तरीके हैं करने के। एक साल में कितने आधे साल होते हैं? एक साल में 2 अर्धवर्ष होते हैं। एक साल में 2 आधे साल होते हैं। आधे साल का मतलब 6 महीने, ठीक है ना। तो ये है 2 जमा आधा, 2 साल में हो गए 4 अर्धवर्ष, और आधा साल का मतलब अर्धवर्ष हो ही गया, तो एक ही हो गया, 5 हो गया। और आसान तरीका बताऊं, 2.5 की फ्रैक्शन तोड़ लो, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अर्धवर्ष की संख्या निकालनी हो तो दुगुना कर दो, कितना आ जाएगा? 5। भाई एक साल में, समझो ना बात को, एक साल में कितने अर्धवर्ष होते हैं? 2। 2 साल में कितने अर्धवर्ष होंगे? 4। 3 अर्धवर्ष का मतलब छमाही। कुछ बच्चों को अगर मेरी भाषा समझ ना आ रही हो तो मैं बता दूं कि अर्धवर्ष का मतलब हमारा हो जाता है बेटा जी छमाही। तो कितनी छमाही हमारी होती हैं एक साल में? तो एक साल में 2 छमाही हमारी होती हैं। तो 2.5 साल में कितनी हो जाएंगी? तो उसको दुगना करके 5 तक आप इसको कर, 5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 35 पर। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? भाई एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। तिमाही का मतलब 3 महीने, तो उसको 3 से भाग कर दो, 3 चौके 12। एक साल में 4 तिमाही होती है, यानी कि 3-3 महीनों के हम कितने सेट बना सकते हैं? भाई एक साल में 12 महीने हो गए ना। जनवरी फरवरी मार्च की एक तिमाही होगी, अप्रैल मई जून की एक तिमाही होगी, फिर जुलाई अगस्त और सितंबर की एक तिमाही होगी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एक तिमाही होगी। तो मैं हर तरीके से आपको ये प्रश्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई कितनी तिमाही? तिमाही का मतलब 3 से भाग करना। अब एक साल को 3 से भाग नहीं कर सकते, एक साल का मतलब है 12 महीने। तो 12 महीने को 3 महीने से भाग करोगे तो 4 तिमाही आ जाएंगी। तो सही उत्तर होगा हमारा सी, यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम प्रश्न संख्या 36 पर। 3 वर्ष में कितने नव मास होते हैं? नव मास का मतलब 9 महीने। 3 साल में कितनी बार 9 महीने आएंगे? इसको करने का आसान सा तरीका है, 3 साल के महीने बना लो। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3 साल में कितने महीने होंगे? 36। कितने बताने? 9। 9 से भाग कर दो, 9 चौक 36, 4 बार 9 महीने आएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। तो 36वें का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम प्रश्न संख्या 37 पर। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो, यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ठीक है, यानी कि ब्याज अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में लगता हो, तो दर बदल कर क्या हो जाएगी? एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपको वार्षिक ब्याज दर दे रखी है, सुने मेरी बात ध्यान से, आपको वार्षिक ब्याज दर दे रखी है और अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, यानी आधा लग रहा है, तो ब्याज की दर भी आधी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तिमाही लग रहा है तो साल में 4 बार तिमाही होती है, तो बटे में 4 आ जाएगा।
ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो हमारा प्रश्न था कि यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक का मतलब साल में 2 बार लगेगी, तो 10/2 यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 5%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर वही बात आ गई जो अभी भी मैंने बताई आपको, 10% ब्याज लगेगा। त्रिमासिक, साल में कितनी तिमाही आती हैं? 4, तो ब्याज की दर भी 4 बार लगेगी। उसके चौथा हिस्सा कर दो, मतलब 4 बार नहीं, चौथा हिस्सा कर दो। 10 को 4 से भाग कर दो, 2 5, मतलब 10 का मतलब जो दर दे रखी है, जो भी ब्याज दर दे रखी है, अगर वो अर्धवार्षिक लगे 2 से भाग कर दो, त्रिमासिक लगे 4 से भाग कर दो। 2 5 10, 2 दूनी 4, 5/2। 5/2 का मतलब 5/2 कई बार आ लिया इसी लेक्चर में, तो 2.5 होता है, तो ब्याज दर हो जाएगी 2.5%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं इस वीडियो लेक्चर में। ये है बेटा प्रश्न संख्या 39। मूलधन 10,000 रुपये है, दर 5% है, समय 1 वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का हमारा बहुत ही सरल सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और सब के बटे में आ जाता है 100। तो मूलधन कितना है बेटे? 10,000 है। 10,000, दर कितनी है? 5% है, लेकिन प्रतिशत के नाम का 100 नीचे आ चुका है तो हम प्रतिशत लगाते नहीं हैं। गुणा में 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 100 को 5 से गुणा करो तो ब्याज कितने रुपए लग गया? 500 रुपये। कितना लग गया? 500। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए यानी 500 रुपये आएगा। और ये हमारा 40वां प्रश्न बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकल कर आता है। समय बराबर है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में क्या आ जाएगा? दर आ जाएगा। 4 ही चीज़ होती है फॉर्मूले में भाई, आपने ये ध्यान रखना है। देखो मेरी बात सुनो, ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है भाई, और बटे में 100। अब देखो, जब भी हम इस फॉर्मूले से दर या समय निकालते हैं तो ये 100 तो उस तरफ चला जाता है हमारा गुणा में, ठीक है। तो ये तो हो जाता है बेटे ब्याज गुणा 100, ठीक है। बराबरे में क्या रह गया? मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब दर निकालनी है तो मूलधन और समय इसके नीचे आ जाएंगे, समय निकालना है तो मूलधन और दर इसके नीचे आ जाएंगे। तो ये बात आपने विशेष रूप से अपनी ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ भी नहीं है इन फॉर्मूलों में। ये देखो, तो हम थे प्रश्न संख्या 40 पर। समय होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर। और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 41। 6 तिमाहियों में कितना समय प्राप्त होता है? 6 तिमाही। बेटा तिमाही का मतलब क्या होता है? 3 महीने। तो 6 गुणा 3 महीने का मतलब कितना हो गया? 18 महीने। लेकिन हमारे आंसर में कहीं भी 18 महीने नहीं है, वर्ष है। 3 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, 2 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष। अब 18 महीने में कितने वर्ष बनेंगे? 18 में बनेंगे 12 जमा 6। 18 में बनेंगे हमारे 12 जमा 6, तो 12 का मतलब 1 साल, 6 महीने का मतलब आधा साल, तो 1.5 साल। वैसे तो देखो ये बहुत मूंजबानी से सवाल हैं भाई। 6 × 3 = 18, 18 महीने का मतलब हो गया 1.5 साल। तो बेटा जी ये कुल 41 क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए हैं, और क्वेश्चंस मैं जल्द लाने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।